सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में असली परिवर्तन लाना चाहती है। औशोल पोरिबर्तन। भैया, देश में इन लोगों ने जिस तरह का परिवर्तन किया है, अगर उसी तरह का परिवर्तन ये लोग पश्चिम बंगाल में लाना चाहते हैं तो मां दुर्गा बंगाल को बचाए। उसकी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। मगर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड ग्राउंड में मौजूद थे। उन्होंने एक जोरदार रैली को संबोधित किया। यही नहीं, कल ममता दी ने भी एक रोड शो किया। यानी कि कल सियासत का सुपर संडे था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कुछ बातें कही और मैं उनके बयान को आपके सामने रखना चाहता हूं और उसका पोस्टमार्टम करना चाहता हूं। सॉरी, पोस्टमार्टम नहीं, व्याख्या करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को शामिल करके, क्योंकि देखिए बहुत ही बेहतरीन वक्ता हैं प्रधानमंत्री, बहुत ही बेहतरीन स्पीकर हैं, तो उन्होंने जनता को शामिल करके नारे दिए। भ्रष्टाचार और नहीं और नहीं, अन्याय और नहीं और नहीं, सिंडिकेट और नहीं और नहीं। यह बयान के हर हिस्से को मैं आपको सुनाना चाहता हूं और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। भ्रष्टाचार, दो बार बोलना है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। जी हां प्रधानमंत्री, कायदे से तो आपको दो बार नहीं, एक बार भी नहीं बोलना चाहिए भ्रष्टाचार और नहीं, क्योंकि इन चेहरों पर गौर कीजिए। शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, जी हां, ये दोनों नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे कथित तौर पर पैसे लेते हुए। अब ये दोनों आपकी पार्टी में शामिल है मोदी जी। मुझे बताइए ना, जब आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार और नौए, तो ये तो आपके सामने एक जीती जागती मिसाल है। तो यहीं पर आपके इस नारे की, जिसे कहते हैं, हवा निकल गई। अब दूसरे नारे की बात करते हैं, बेरोजगारी और नौए। देखिए, बेरोजगारी, बेरोजगारी। प्रधानमंत्री, पिछले 50 सालों में, इस खबर पर जाइए, देश में बेरोजगारी को लेकर बद से बदतर हालत है। आपकी सरकार उसकी बात तक नहीं करती है। ट्विटर में रिकॉर्ड स्तर पर दोस्तों मोदी जॉब 2 का ट्रेंड चला था। लाखों लोगों ने, मिलियंस ने इस पर अपनी राय दी थी। बेरोजगार में त्राहिमाम मचा हुआ है दोस्तों, बेरोजगारी को लेकर। और आप अब पश्चिम बंगाल की बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं। बात हजम नहीं हुई। आगे चलते हैं। तोलाबाजी और सिंडिकेट और नौए। सुनिए, तोलाबाजी, तोलाबाजी, सिंडिकेट, सिंडिकेट। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन से 3 उद्योगपति थे जिनके खिलाफ किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं? वो कौन से 2 उद्योगपति हैं जिनके बारे में राहुल गांधी ने नारा दिया था, हम दो हमारे दो? और उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया था, मगर आपके संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बेचारे अंबानी जी को जबरदस्ती खींच लिया कि अंबानी जी के बारे में ऐसा बयान ना दें। तो जब आप सिंडिकेट की बात करते हैं तो आपके जो विरोधी हैं वो तो इन उद्योगपतियों पर उंगली उठाते हैं ना कि हम दो हमारे दो चल रहा है। यही नहीं, आप देखिए मोदी सरकार में पिछले 7 सालों में अंबानी जी कहां से कहां पहुंच गए, अडानी जी कहां से कहां पहुंच गए। मैं उन पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मगर जो आप सिंडिकेट का आरोप लगा रहे हैं वो कुछ जरा हजम नहीं हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, हिंसा और नौए और नहीं। सुनिए, हिंसा, हिंसा। मोदी जी, एक बात बताइए, गौ सेवा के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर पिछले 7 साल में कितनी मॉब लिंचिंग्स हुई हैं बताइए। ये भूल जाइए। महेश शर्मा और जयंत सिन्हा, आपके 2 सांसद, जयंत सिन्हा ने उन लोगों पर हार पहनाया था जो मॉब लिंचिंग में गुनहगार थे, आरोपी भी नहीं, गुनहगार थे।
दादरी में जब अखलाक को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उनमें से एक आरोपी की मृत्यु हो जाती है और जब उसके शव को तिरंगे से लपेटकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो महेश शर्मा और आपकी पार्टी के कई नेता जाकर उन्हें अंतिम विदाई देते हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर जो है उन्हें अंतिम विदाई देते हैं। तो जब आप हिंसा और नए की बात कर रहे हैं तो यह हजम नहीं हो रही है। और इन चेहरों पर गौर कीजिए, कपिल मिश्रा, प्रवेश साहिब सिंह, अनुराग ठाकुर, आपके जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, और ये नारे क्या लगा रहे थे? देश के गद्दारों को गोली मारो। प्रवेश साहिब सिंह कह रहे थे कि ये शाहीन बाग वाले आपके घरों में घुसकर आपकी बेटियों का बलात्कार करेंगे। ऐसे कौन कहता है भाई? और ये बेहोश वाहियात मिश्रा खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में कह रहा है कि आज तो पुलिस है, मैं जा रहा हूं, कल को तुम भी हमें नहीं रोक पाओगे। तो आपकी पार्टी में हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले बाकायदा नेता मौजूद हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फिर ये नेता आपकी पार्टी में हैं, तो फिर आप पश्चिम बंगाल को क्या आश्वासन दे रहे हैं? आगे आप कहते हैं तुष्टिकरण और नए। सुनिए, तुष्टिकरण, अन्याय, अन्याय। तो मुझे बताइए ना, पिछले कुछ सालों में बजरंग दल, हिंदू महासेना, ये जो तमाम संस्थाएं सामने उभर कर आ रही हैं, मैं नहीं भूला हूं वो हिंदुत्ववादी नेता थीं, वो महात्मा गांधी की तस्वीर पर गोली चला रही थीं। गोडसे का महामंडन हो रहा है, जो कि इस आजाद भारत का पहला आतंकवादी था, जिसने हमारे गांधी को जो है, जिनके चलते उनकी शहादत हुई थी। तो जब आप कहते हैं तुष्टिकरण और नहीं, तो किन लोगों का तुष्टिकरण आपके वक्त हो रहा है? और अंत में आपने कहा अन्याय और नए। क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि हाथरस में रातों रात गुड़िया जिसके साथ दुष्कर्म हत्या हुई थी, रातों रात उसका शव जला दिया गया, उसके मां बाप वहां मौजूद नहीं थे, फिर योगी सरकार के मंत्री नौकरशाह झूठ बोल रहे थे, अदालत ने उन्हें लताड़ लगाई, सीबीआई ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। भीमा कोरेगांव में आप जिस तरह से वरवर राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, सबको आपने जेल में डाल दिया। वरवर राव रिलीज हो गए हैं, सुधा भारद्वाज जिन्होंने अपनी अमेरिकी नागरिकता को त्याग कर भारत में सेवा के लिए वो आई और अब भी वो जेल में हैं। इन बुजुर्गों के साथ आपने क्या किया बताइए ना? दिशा रवि, 22 साल की एक छात्रा को आपने जेल में डाल दिया, कोई सबूत नहीं है। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने ग्रेटा थनबर्ग से बात की थी, जो कि एक जलवायु परिवर्तन एक्टिविस्ट हैं, और उसको आपने खालिस्तानी बता दिया, और आप कह रहे हैं अन्याय और नहीं। ये बातें मेरे को बिल्कुल भी हजम नहीं होती हैं। और फिर आपका नारा है, क्या नारा है आपका? असल परिवर्तन करेंगे हम। 3 चीजों पर गौर कीजिएगा, मीडिया, न्यायपालिका और एजेंसीज। मीडिया, गोदी मीडिया किस तरह से बन गया है, इसके बारे में मैंने कई बार आपके सामने अपनी राय रखी है दोस्तों। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो है एबीपी न्यूज का, यानी कि आनंद बाजार पत्रिका। वो आनंद बाजार पत्रिका जिससे निकलता है टेलीग्राफ न्यूज़पेपर, जिसके पहले पन्ने से मोदी सरकार हिल जाती है। इतना तंज होता है, और मैं जबरदस्त फैन हूं टेलीग्राफ का दोस्तों। मैं जबरदस्त फैन हूं अवीक सरकार का। मैं संस्था में था 5 साल तक। मगर अब आप देखिए इस वीडियो में किस तरह से एक पत्रकार अपना माइक जो है कैलाश विजयवर्गीय को पकड़ा देता है, और इसे पत्रकारिता कहते हैं। असल परिवर्तन आपने किया है मोदी जी, ये है मीडिया में असल परिवर्तन। देखिए, यहां पर मैं एबीपी न्यूज की तरफ से बोल रहा हूं। आप देख सकते हैं पूरे पंडाल के अंदर, ये देश के सबसे बड़े मैदानों में गिना जाता है, जहां जब भी राजनीतिक हलचल होती है वो परिवर्तन के लिए होती है। और मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जिस तरीके से जनसैलाब आया है, वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जो उत्साह है, आप जो उत्साह देख रहे हैं यहां पर, यह उत्साह बड़ा जबरदस्त है। अब न्यायपालिका की बात करते हैं। अब न्यायपालिका के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूं मैं, मगर मैं इन 2 चीजों पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। रंजन गोगोई, जैसे ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, सीधे राज्यसभा पहुंच गए बीजेपी की मदद से। तो क्या इसे हम जुडिशरी में असल परिवर्तन कहते हैं? और जस्टिस बोबडे, इन्होंने अपने एक बयान में, उनके सामने एक मामला आया था, उस मामले में उन्होंने बलात्कारी को कहा कि आप पीड़ित के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते। कल्पना कीजिए दोस्तों, आपके परिवार में आपके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा होता है, आप पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस वाला कहता है आप अपनी बेटी की शादी उस बलात्कारी से क्यों नहीं करवा देते। कैसा महसूस करते हैं आप?
तो क्या आप इस तरह के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसी तरह के असली परिवर्तन की? और तीसरा, एजेंसीज, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो भी आपसे इत्तेफाक नहीं रखता आप उसके जरिए उन्हें परेशान करते हैं। मनमोहन सिंह के जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को रट्टू तोता कहा था। अब उसी फहरिस्त में आपने इनकम टैक्स और ईडी को शामिल कर लिया है, जो लोग टारगेट करते हैं। तो जिस तरह का असल परिवर्तन आप केंद्र में लाए थे, क्या उसी तरह का असल परिवर्तन आप जो है अब पश्चिम बंगाल में लाना चाहते हैं? वाकई चीजें हजम नहीं होती दोस्तों। और कल मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हुए। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मैं कोबरा हूं और जब मैं डसता हूं तो तुम्हारा फोटो बन जाएगा। पता नहीं कौन सा एक डायलॉग उन्होंने दिया, आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। আমি একটা কোবরা গোখরো আমি জল ঢোড়াও নই বেলে বোড়াও নই আমি জাত গোখরো এক ছবলে ছবি। এবার কিন্তু এটাই হবে। দাদার প্রতি ভরসা রাখবেন, আমার কথায় বিশ্বাস রাখবেন। দাদা কখনো মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যায়নি। वैसे मिथुन दा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं बचपन से, मगर जब आपने कहा मैं कोबरा हूं, आपकी फिल्म में वैसे ये तस्वीर मैं देख रहा हूं आप कोबरा बने थे, फिल्म में कोबरा बनना एक अलग बात है, मगर असल जिंदगी में क्या आप वाकई कोबरा हैं? कोई और जानवर तो नहीं है आप? मैं क्यों बताता हूं। यह तस्वीर देखिए, यहां पर वो वामपंथियों के साथ चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी के सामने नाच रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस में तो राज्यसभा से सांसद थे, ये राज्यसभा ही नहीं पहुंचते थे। निस्तुला हेब्बार की ये खबर देखिए, 2016 में हिंदू की ये खबर है। यहां पर जो बाकी सांसद थे उन्होंने कहा यह आदमी संसद में आता ही नहीं, इसको इसकी सदस्यता खारिज की जाए। तो मैं बीजेपी से समझना चाहता हूं कि ये जो मिथुन चक्रवर्ती आपकी पार्टी में आके कौन सा कमाल कर लेंगे भाई, ये तो अपना काम ही नहीं करते थे। और जैसे मैंने कहा, वामपंथी थे तो उनके साथ, तृणमूल उनके साथ, अब आपके साथ आ गए। तो आप कोबरा हैं या वो कौन सा एक जानवर होता है, कौन सा जानवर होता है वो, गिरगिट? नहीं, गिरगिट नहीं, ऐसा थोड़ा ना मैं कह सकता हूं उस आदमी को जो मेरा चाइल्डहुड हीरो है। आप तो मेरे हीरो रहे हैं मिथुन दादा, मैं आपको गिरगिट नहीं बोल सकता। तो जो मैं कहने का कोशिश कर रहा हूं आपसे कि मिथुन दा पार्टी में आके क्या कमाल कर लेंगे। और अब ये खबर देखिए दोस्तों, ये खबर अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली है। ये वैसे तो इस कचरा वेबसाइट को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं, मगर ये बीजेपी के ही दम से चलती है वेबसाइट। जिस दिन बीजेपी की सरकार गई, ये और इसके तमाम पत्रकार जो है ना, पापा करके दौड़ेंगे। ये देखिए, FIR registered against Mithun Chakravarty's son Mahakshya and wife Yogita Bali alleging rape intimidation of an actress model. ऑप इंडिया के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती के बेटे पर एक एक्ट्रेस मॉडल के साथ कथित तौर पर बलात्कार का और धमकाने का आरोप है। दादा, क्या यह कोई फैक्टर तो नहीं था आपकी बीजेपी में शामिल होने को लेकर? मैं सोच रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, बिल्कुल गलत ही होऊंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने कहा ना, इस कचरा वेबसाइट को और इसके पत्रकारों को मैं गंभीरता से लेता नहीं हूं। तो मैं जानना चाहता हूं ये खबर कहीं और आई है कि नहीं। मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक इस खबर को, जो अन्य विश्वसनीय वेबसाइट्स हैं, ढूंढें और कमेंट सेक्शन में उसका जिक्र करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा कि दीदी मुझ पर हमला करती रहती हैं, दीदी मेरे बारे में क्या क्या बोलती रहती हैं। प्रधानमंत्री, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि ये हमेशा पीड़ित का भाव क्यों। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके हाथ में ताकत है, आप जो चाहें कर सकते हैं, तो हमेशा खुद को पीड़ित क्यों बताना? प्रधानमंत्री ने कहा क्या, और फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। आपको याद होगा मेरे लिए क्या क्या कहा गया है। कभी रावण कहा जा रहा है, कभी दानव कहते हैं, कभी दैत्य, तो कभी गुंडा। दीदी इतना गुस्सा क्यों? प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ही के पार्टी के नेता हैं दिलीप घोष, इन्होंने क्या बयान दिया था यह मैं आपको बताना चाहता हूं। ममता बनर्जी के बारे में जॉय बांग्ला बोलकर क्या आप बंगाल को बांग्लादेश में बदल देने की साजिश रच रही हैं? क्या आप जय श्री राम बोलकर बीमार हो जाती हैं? आपके अंदर किसका खून है? आपके अंदर किसका खून है? यह आपके पार्टी का कोई छोटा भैया नेता नहीं, दिलीप घोष कह रहे हैं।
इससे गंदी गाली एक महिला के बारे में क्या हो सकती है मोदी जी? आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने भी, मैंने कभी उनको सुना नहीं है बोलते हुए कि मेरे बारे में क्या कहा, देखो मुझ पे हमला करते रहते हैं। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता ने ममता बनर्जी को कहा कि आपके अंदर किसका खून है। और बात यहां नहीं रुकती, आप इनके एक और नेता हैं दोस्तों, इनका नाम है अनुपम हाजरा। ये कहते हैं कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं ममता बनर्जी को झप्पी मार दूंगा। इतना जहर भरा हुआ है इनके अंदर, इतना जहर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि मेरे बारे में ममता दीदी ये कहती हैं, तो क्या आपके जहन में ये तमाम चीजें आती हैं जो आपके पार्टी के नेता कहते हैं ममता बनर्जी के बारे में? और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काऊ, ये किसने बयान दिए थे बताइए ना। देखिए, या तो इस तरह की बयानबाजी होनी ही नहीं चाहिए, या अगर आप बोलें तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। सबसे बड़ी बात यह होती है। और जहां तक जहरीले बयानों की बात है, इन पर गौर कीजिए। शुभेंदु अधिकारी ये नंदीग्राम में ममता बनर्जी को जो है चुनौती देने वाले हैं। क्या कह रहे हैं कि बगैर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान के हमारा देश एक इस्लामिक देश बन जाता और हम बांग्लादेश में रह रहे होते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शुभेंदु अधिकारी, क्या आपको इतिहास की जानकारी है? क्या आप जानते हैं कि 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसके साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी? मुस्लिम लीग के साथ मिलकर। आप बात कर रहे हैं कि अगर वो ना होते तो हम इस्लामिक देश बन जाते, हम बांग्लादेश बन जाते। मगर मैं उससे भी आगे बोलना चाहता हूं, बांग्लादेश हमारा मित्र देश है। कोई बांग्लादेश के नागरिकों को दीमक बताता है और फिर आप यहां इस तरह से गाली दे रहे हैं। पाकिस्तान और चीन से हमारी वैसी नहीं बनती है, अब आप बांग्लादेश के साथ भी दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं, उनको जलील करना चाहते हैं। और हमें क्या हक है बांग्लादेश पर उंगली उठाने का? बांग्लादेश के अंदर जीडीपी हमसे बेहतर है भाई। वहां पर जच्चा बच्चा का जो स्वास्थ्य है, मां बेटे का जो स्वास्थ्य होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमसे बेहतर है। तो हम जब बांग्लादेश पे उंगली उठाते हैं, कृपया हम अपने गिरेबान में झांक के देखें, हम खुद को सुधारें। इन लोगों का बस चले ना दोस्तों, तो हम लोग पूरी दुनिया में अकेले पड़ जाएं। हमारा कोई साथी ही नहीं रहेगा, हमारा कोई दोस्त ही नहीं रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, सज्जन क्या कहते हैं, इस पर उमर अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है कि अगर तृणमूल कांग्रेस फिर से आ गई तो पश्चिम बंगाल कश्मीर बन जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने इसके जवाब में क्या कहा आपकी स्क्रीन पे, मगर बीजेपी के मुताबिक कश्मीर तो जन्नत बन गई है अगस्त 2019 के बाद, तो अगर पश्चिम बंगाल कश्मीर बन भी जाए तो इसमें क्या गलती है? वैसे भी बंगालियों को कश्मीर आना बहुत पसंद है, वो हमें बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहां आते हैं, इसलिए मैं आपको आपके वाहियात बयान के लिए माफ करता हूं। बात तो सही कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, क्योंकि अगर कश्मीर अभी भी एक गाली है तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, तो फिर आपने धारा 370 क्यों हटाया था? क्योंकि उसके बाद तो जन्नत बन जाना चाहिए था ना कश्मीर को। अजीब और गरीब वाहियात लोग हैं यार, अजीब और गरीब वाहियात लोग हैं। तो मैं यही समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या पश्चिम बंगाल को यही सौगात देना चाहती है जो मैंने अभी आपको अपने कार्यक्रम में बताया? और आपको मैंने जो जो बताया ना दोस्तों, सब तथ्यों पर आधारित है, एक भी चीज मेरे दिमाग की उपज नहीं है। और कुछ मामलों में मैंने इन्हीं की जानकारी का इस्तेमाल करके इन्हीं पर डाला एकदम। खैर, बेबाक में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।